यागिरी एक नाकारा सा इमो लड़का है जो अचानक एक अजीब दुनिया में पहुंच जाता है। उसके दोस्त सोचते हैं कि वो सिर्फ एक आलसी स्वर है और उसे छोड़ देते हैं। उन्हें नहीं पता कि उसके पास एक सुपर ताकत है जो सपने या भूली हुई याद जैसी लगती है। यागिरी को एक अनाथ लड़की मिलती है जो उस पर चिल्लाती है कि उसने अपनी क्लासमेट्स की लाशों को देखकर कैसे इतनी देर सोया। यागिरी सोचता है कि शायद वो इमो लड़का आखिर मजबूत बन गया होगा, लेकिन उसे पता चलता है कि नहीं, एक बड़ा सा ड्रैगन जैसा जीव ट्रक्कून के भाई से लड़ रहा होता है। चीखती हुई लड़की यागिरी को धक्का देती है जिससे उसकी एक छिपी हुई स्किल सक्रिय हो जाती है। कुछ ही सेकंड में ड्रैगन मर जाता है। धूल साफ होने के बाद यागिरी उस लड़की दानारा से पूछता है कि क्या हुआ। पता चलता है कि उनकी फील्ड ट्रिप के दौरान उनकी बस एक सुरंग से निकली और सब एक मैदान में आ गए। एक डरावनी लड़की उनके टीचर और बस ड्राइवर को मार देती है और वो बताती है कि उसने उन्हें दूसरी दुनिया में बुलाया है और अब वो सब यहाँ के राजा बनने के लिए चुने गए हैं। कुछ को छोड़कर हर किसी को जादुई शक्तियाँ मिलती हैं। वो हर किसी को शक्तियाँ देती है, लेकिन यागिरी और दानारा को कुछ नहीं मिलता। दानारा अपनी सहेली से पूछती है कि क्या उसे कुछ अलग दिख रहा है। डरावनी लड़की कहती है कि दानारा को उसके सामने एक अजीब मेन्यू जैसी चीज़ दिख रही है। लड़की बताती है कि यह मेन्यू इस दुनिया में उनकी ताकत दिखाएगा। दानारा अपनी शक्तियों के बारे में पूछती है तो लड़की गुस्से से कहती है कि कुछ लोग बेकार के लूजर्स हैं। वो दानारा को ये भी बताती है कि अगर वो या कोई और 1 महीने में राजा नहीं बन पाया तो उन्हें मवेशियों की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। छात्रों को ये बताने के बाद लड़की गायब हो जाती है। दानारा की सहेली रामिको मेन्यू देखती है और बताती है कि उनका पहला मिशन एक ड्रैगन से लड़ना है। सुगुरु नाम का लड़का कहता है कि उन्हें साथ मिलकर काम करना होगा और हर किसी को अपना स्टेटस दिखाना होगा। दानारा देखती है कि उसे और यागिरी के अलावा कुरु और कारोल को भी जादुई शक्तियाँ नहीं मिली। बस से बाहर निकलने की कोशिश करने पर सुगुरु उन्हें अंदर रहने और ड्रैगन के लिए चारा बनने का आदेश देता है। कुरु और कैरोल बच नहीं पाते और उन्हें खा लिया जाता है। सब कुछ सीखने के बाद यागिरी और दानारा बाहर निकलते हैं। दानारा को जिंदा देखकर डेमन नाम का एक लड़का उसे मारना चाहता है। यागिरी उसे रोकता है और बताता है कि उसके पास तुरंत मारने की ताकत है। डेमन गुस्से में यागिरी पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन यागिरी उसे रोक लेता है। उसे पता चलता है कि डेमन और उसके दोस्त पहले भी दूसरी दुनिया में बुलाए जा चुके हैं। यागिरी को और नाराज़ न करने के लिए डेमन उसका गुलाम बन जाता है। इस बीच महल में सियोन नाम की लड़की को ये जानकर हैरानी होती है कि 2 कमज़ोर लड़के मर गए। उसे एहसास होता है कि किसी के पास शायद तुरंत मारने की ताकत है। एक शहर में पहुंचकर यागिरी और दानारा 2 पहरेदारों को एक अजीब भाषा में बात करते हुए पाते हैं। मासाहिको नाम का एक लड़का आता है जो उनकी भाषा बोल सकता है। वो बताता है कि वो आमतौर पर शहर में घुसने के लिए टैक्स लेते हैं, लेकिन उन्हें जाने देता है। वो लड़का दानारा को अपने महल में रहने का ऑफ़र देता है, लेकिन दानारा यागिरी को वहाँ नहीं ले जाना चाहती। वो नहीं चाहती कि यागिरी गुस्से में आकर उसे मार डाले। शहर में घूमते हुए उन्हें अजीब दिखने वाले जीवों का सामना होता है। एक बिल्ली जैसी दिखने वाली लड़की उनकी मदद करना चाहती है, लेकिन असल में वो लालची निकलती है और अपने गुंडों से यागिरी और दानारा को घेर लेती है। दानारा और यागिरी हर किसी को मार डालने के बाद रात के लिए एक आरामदायक जगह ढूंढ लेते हैं। वहाँ दानारा को उसकी रक्षक आत्मा मकामोक दिखाई देती है। मकामोक बताती है कि उसने ही दानारा को कोई खास शक्ति नहीं दिलाई, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि दानारा किसी और की कठपुतली बन जाए। अगले दिन होटल का मैनेजर उन्हें बताता है कि उनके सहपाठी प्राचीन जंगल की तरफ जा रहे हैं। इस जानकारी के साथ यागिरी और दानारा ट्रेन पर चढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें एक सेज सेंटरू और रोबोट के बीच लड़ाई दिखती है। इसी दौरान एक बदसूरत सी सेज लेन किसी घायल को ठीक करने की कोशिश करती है, लेकिन नाकाम रहती है। तभी एक बहादुर आदमी उस पर हमला कर देता है। लेन अमर होने के कारण उसे खा जाती है। दूसरी तरफ यागिरी एक झगड़ालू संत को ख़त्म कर देता है। वो और दानारा हनाबुसा शहर पहुंचते हैं। वहां उन्हें उनका सहपाठी युकीबे मिलता है, जिसने अपना खुद का हरेम बना लिया है। युकीबे उन्हें भी अपने हरम में शामिल होने का न्योता देता है। उनका एक और सहपाठी सलाहकार शक्ति से युकीबे को सलाह देता है कि वो नौकरों की मदद से लड़ाई लड़े और उनकी संख्या बढ़ाकर ताकतवर बने। इसी बीच लेन एक बहुत ही खतरनाक काले दानव से लड़ रही होती है। यागिरी एक और लड़ाई से बचने के लिए सो जाता है। उठने पर वो एरिका नाम की लड़की से लड़ता है,
जो दनारा को नुकसान पहुंचाना चाहती थी। युकीबे को पता चलता है कि एरिका ने ईर्ष्या के कारण उससे बिना पूछे दनारा पर हमला कर दिया। वो एरिका की यादों में झांकते हैं और फिर दनारा को पकड़ने का आदेश देता है, लेकिन दनारा अपनी जागी हुई शक्ति से उन सबको हरा देती है। यागिरी युकीबे को मार डालता है और हर किसी को उसकी गुलामी से मुक्त करा देता। लेन अपनी सेना के साथ शहर को तबाह कर देती है। शहर में लाशों का ढेर लग जाता है। यागिरी और बाकी लोग किसी तरह शहर से भागने की कोशिश करते हैं। शहर का लीडर लेन की छिपकली जैसे दिखने वाले साथी से लड़ता है शहर पर कब्जा करने के लिए। शहर के नेता मासायुकी शहर का कंट्रोल ले लेता है और लाशों के बीच युद्ध विराम करा देता है। वो शहर के लोगों को ये कहता है कि यागिरी को पकड़ कर लाए और दनारा को उसके पास लाए। यागिरी खुद ही मासायुकी से लड़ने का फैसला करता है और उसकी तरफ चल पड़ता है। मासायुकी अपनी लाशों वाली सेना भेजता है, लेकिन यागिरी उन्हें आसानी से हरा देता है। फिर वो मासायुकी को भी खत्म कर देता है, जो एक विशालकाय राक्षस में बदल जाता है। लेन लोगों के दिमाग को नियंत्रित कर यागिरी पर हमला करवाती है, क्योंकि वो उसे खतरा मानती है। वो शहर में अंधेरा लाने की योजना भी बनाती है ताकि यागिरी को मार सके। वो अपनी नकलों को आदेश देती है कि अगर अंधेरा नाकाम हो जाए तो वो पूरा शहर तबाह कर दें। यागिरी अंधेरे को हरा देता है, लेकिन फिर उसकी नकलें उस पर हमला कर देती हैं। वो दनारा के पास आ गिरा है। दनारा आसमान में लाल रंग की औरतें देखती हैं और लेन को मौत का फरिश्ता समझ लेती है। वो लेन की योजना समझ जाते हैं और उसका पीछा करते हैं। वो बिना किसी खास रणनीति के उसकी नकलों को हरा देते हैं और यागिरी लेन को मार डालता है, इससे पहले कि वो और नकलें बना सके। लेन अपनी याददाश्त खोकर एक नए इंसान के रूप में जिंदा हो जाती है। यागिरी और दनारा शहर छोड़ देते हैं, जबकि स्कूल की लड़कियां यागिरी के पीछे पागल हैं। अचानक उन्हें खबर मिलती है कि पहला गेट खुल गया है। दनारा तेज रफ्तार से गाड़ी चलाती है, मानो वो फास्ट एंड फ्यूरियस की फिल्म में हो। यागिरी गाड़ी में बैठा हुआ है। प्रिंसेस फिर से सपना देख रही है। असाका अपने रिसर्च सेंटर में इंटरव्यू देती है, जहाँ का माहौल बहुत ही ख़राब है। इंटरव्यू लेने वाला उसे एक तहखाने में ले जाता है, जहाँ उसे एक बच्चा मिलता है। असाका बच्चे के साथ हुए बुरे व्यवहार से बहुत गुस्सा हो जाती है और उसका नाम अपने प्यारे कुत्ते के नाम पर यागिरी रख देती है। दनारा नींद में सोने वाले भगवान के सैनिक की तरह सोकर उठती है। वो गाड़ी को वापस मोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन गलती से एक ड्रैगन से टकरा जाती है। यागिरी उसे जल्दी से मार डालता है, लेकिन और भी ड्रैगन आ जाते हैं। यागिरी उन सबको भी मार देता है। उनके सामने एक सुनहरा ड्रैगन आता है, लेकिन यागिरी ने सिर्फ काले ड्रैगन को ही मारा था। सुनहरा ड्रैगन एक छोटी लड़की अटिला में बदल जाता है। वो उन्हें ड्रैगन मास्टर से मिलने के लिए ले जाने की जिद करती है, जो उनकी यात्रा में मदद कर सकता है। छोटे राक्षस होने के नाते वो उन्हें नाइट स्वॉर्ड मास्टर बनने के लिए एक परीक्षा में ले जाती है। एक पागल आदमी उन्हें एक दूसरे को मारने के लिए कहता है, नहीं तो सभी लोग परीक्षा में फेल हो जाएंगे। एक गोल्डन रिट्रीवर जैसा दिखने वाला लड़का अचानक उनकी रक्षा करने के लिए कूद पड़ता है। अटिला उनसे परीक्षा जारी रखने की गुहार लगाती है। यात्रा के दौरान वो परमेश्वर के राजा की कहानी सुनते हैं, जिसने अंधेरे के राजा को कैद कर लिया था। अटिला उन्हें एक परिक्षेत्र से निकालती है, जबकि मकामोक बुरी शक्तियों को महसूस कर उन्हें वहां से जाने की चेतावनी देती है। अटिला उन्हें दुनिया के अंत तक ले जाती है, जहां अंधेरे के राजा को कैद कर रखा गया है। वहां वो एक व्यक्ति को उसे ख़त्म करने की असफल कोशिश देखते हैं। इसके बाद उनकी परीक्षा जारी रहती है। यागिरी दनारा को एक राज बताता है, जिसे सुनकर वो दंग रह जाती है। दनारा सोचती है कि क्या यागिरी कैद अंधेरे के राजा को मार डालेगा। उसी दौरान लियोनल को एक ऐसी लड़की मिलती है जिसे अपनी माँ से परेशानी है। अब असली परीक्षा शुरू होती है। गोल्डन रिट्रीवर वाला लड़का टेरेसा से लड़ता है, जो कभी एक शूरवीर हुआ करती थी, लेकिन अब सिर्फ मनोरंजन के लिए दूसरों को मारती है। वो रिक पर हमला करती है, लेकिन लड़की को असल मज़ा तब आता है जब यागिरी उसे ख़त्म कर देता है। समूह एक सुरक्षित जगह पहुंचता है और फिर सभी अपने रास्ते पर चल पड़ते हैं। रिसेप्शनिस्ट दनारा और यागिरी को बताती है कि सिर्फ एक ही कमरा खाली है, तो मजबूरन वो दोनों एक ही बिस्तर शेयर करते हैं। इसी बीच लियोनल एक माँ जैसी देवी को बुलाता है, जो खुशी से उसे गले लगा लेती है। भूत जैसी रिसेप्शनिस्ट पुराने स्वॉर्ड मास्टर के साथ पहले परिक्षेत्र के लिए आधे राक्षसों को बुलाने के बारे में चर्चा करती है। रिकुडो और एआई आपस में लड़ते हैं। एआई की बात करने वाली तलवार तो ये उसको बताती है कि उसे दनारा के अंदर यागिरी को निशाना बनाना है।
एक और कैंडिडेट जो पहले से ही लाशों की दीवानी है, एआई के साथ मिल जाती है। दनारा उठती है और देखती है कि यागिरी उसकी तोपों पर सो रहा है, जबकि मकामोक एक चूसने वाली दीवार के बीच फंसी हुई है। यागिरी मकामोक को बचाता है और ये साफ कर देता है कि वो बिना किसी सवाल के उन पर हमला करने वाले किसी को भी मार डालेगा। एआई सुनहरे ड्रैगन से लड़ती है और उसकी उड़ने की क्षमता ख़त्म कर देती है। फिर एक हाथी जैसा दिखने वाला हमलावर ड्रैगन को ख़त्म कर देता है। बाद में एक जोकर जैसा आदमी यागिरी को धोखा देने के बारे में बताता है और उसे चुनने के लिए विकल्प देता है, लेकिन यागिरी परीक्षा से डरता है और उसे ख़त्म कर देता है। बाकी कैंडिडेट मिलकर अंक कमाने की कोशिश करते हैं और अंत में एक मैदान में पहुंचते हैं जहां एक गुलाबी बनी लड़की अपने मालिक के खिलाफ विद्रोह करती है। बदसूरत मालिक अपने गुर्गों को यागिरी पर हमला करने का आदेश देता है, लेकिन यागिरी उन्हें हरा देता है। वो जैसे ही जाने के लिए तैयार होता है, एक आधा राक्षस उससे मदद मांगता है। थियोडीजा अपनी बहन और साथियों को ढूंढ रही है, जिन्हें बूढ़ी तलवार वाली महिला ने कैद कर रखा है। 17 कैंडिडेट जो बच गए हैं उन्हें अब शूरवीर घोषित कर दिया जाता है। भूत जैसी रिसेप्शनिस्ट और उसकी बदसूरत क्लोन पहले परिक्षेत्र के टूटने की घोषणा करती है। फिर एक खतरनाक योद्धा ऑर्गन बूढ़े स्वॉर्ड मास्टर से लड़ने के लिए प्रकट होता है। इंसानों के हमलों से ऑर्गन को कोई चोट नहीं पहुंचती है। ऑर्गन भयानक दिखने वाले अंधेरे के सहायकों को बुला लेता है और शूरवीरों से लड़ाई शुरू हो जाती है। लियोनल एक देवी को बुलाता है, लेकिन वो संदिग्ध लगती है। लूट अपने को उस देवी के गले लगाने के लिए उसके बीच में घुसने की कोशिश करती है। इसी दौरान दनारा और यागिरी नीचे से निकल रहे होते हैं। नीचे जाते समय दनारा और यागिरी एक ब्लेड वाले राक्षस से लड़ते हैं। थियोडीजा अपने साथियों को एक अजीब से बैंगनी रंग के तैरते हुए पानी में पा लेती है, लेकिन उसकी बहन गायब है। ये घटना उसे और मजबूत बना देती है कि वो बूढ़ी तलवार वाली महिला को मार डालेगी। लियोनल समय निकालने के लिए उस देवी से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो अंधेरे के राजा अल्बेगार्मा के प्रति आकर्षित होने की बात कबूल कर लेती है। ये देवी अंधेरे के राजा को फिर से जिंदा करने के लिए एक महत्वपूर्ण चीज़ अपने पास रखती है, लेकिन वो ये जानकर हैरान रह जाती है कि यागिरी ने पहले ही उसे मार डाला था। मौका देखकर थियोडीजा तलवार वाली महिला को मार डालती है। इंसानों को अंधेरे के राजा को बलि देने की उनकी योजना विफल हो जाती है, क्योंकि यागिरी ऑर्गन को मार देता है और नया स्वॉर्ड्समैन उस देवी को ख़त्म कर देता है। यागिरी की ताकतों का सामना न कर पाने के कारण एआई भाग जाती है। स्वॉर्ड्समैन उन्हें आपातकाल के लिए पेंडेंट देता है और वो सब राजधानी की तरफ निकल पड़ते हैं। हालांकि यागिरी और दनारा अकेले निकल जाते हैं, अपने अजीब हरकतों वाले सहपाठी को छोड़कर। सीन को उसके एक घटिया प्रशंसक से खबर मिलती है और वो किसी ऐसे शख्स को बुलाने का फैसला करते हैं जो यागिरी को जानता हो। बुलाया गया डॉक्टर गंदा और यागिरी की खबर सुनकर बहुत खुश होता है, लेकिन अचानक उसका चेहरा फट जाता है क्योंकि उसे खबर मिलती है कि पहला गेट खुल गया है। बाइका शिनाज़ाकी नाम की एक कृत्रिम इंसान बस में उठती है। वहाँ वो एक नया तरह का मांस, ड्रैगन का मांस देखती है जो खूबसूरत लड़कियों का पसंदीदा भोजन है। यागिरी ओसाका द्वारा बनाया हुआ खाना खाता है। ओसाका खाना बनाने में माहिर नहीं है, लेकिन वो यागिरी से कहती है कि वो इतना बखेड़ा ना करे, नहीं तो वो सबको पसंद नहीं आएगा। हालांकि ये सच नहीं है, क्योंकि हर कोई यागिरी को ढूंढ रहा है, चाहे उसे मारने के लिए ही क्यों ना हो। ओसाका यागिरी को बुनियादी चीज़ें सिखाना शुरू करती हैं। एक रोबोट किराने का सामान पहुंचाने आता है। ओसाका आलसी कर्मचारी होने के नाते उसका फ़ायदा उठाती है और उसे ढेर सारी चीज़ें लाने के लिए कहती हैं। जैसा कि पता चलता है, अस्का और यागिरी दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं क्योंकि वो दोनों ही थोड़े नासमझ हैं। तभी अचानक अस्का छुट्टी लेने का फैसला करती है क्योंकि वह लॉकअप में थक चुकी है। वो बिना रुके खाती है और अपने बटुए को खूब खर्च कर लेती है। छुट्टी के दौरान एक संस्था द्वारा अगवा किए जाने के बाद वो एक कमरे में उठती है। जब यागिरी को ओसाका के अपहरण का पता चलता है तो वो उसे बचाने का फैसला करता है। वहीं अस्का को उस संस्था में जाने का पछतावा होता है। अचानक एक महिला अस्का को बंदूक की नोक पर रख लेती है, लेकिन यागिरी उसे तुरंत मार देता है। वापस घर आकर अस्का को एहसास होता है कि वो यागिरी से जुड़ गई है, इसलिए वो फिलहाल जाने की योजना नहीं बनाती है। मकामोक दनारा को चिढ़ाती है कि उसे यागिरी से प्यार हो गया है। वो राजधानी पहुंचते हैं और खुद को संदिग्ध दिखने वाले वर्दी पहने लोगों से घिरे हुए पाते हैं। वे लोग उन्हें आर्शी उम्मीदवार कहते हैं और रिक द्वारा दिए गए इमरजेंसी पेंडेंट को दिखाते हैं।
डेविड नाम का शख्स बीच में आकर लड़ने की चुनौती देता है, लेकिन दनारा आसानी से उसे हरा देती है। इसके बाद वो लोग शहर में दाखिल होते हैं। शहर के नीचे एक और अंधेरे के राजा को कैद होने का पता चलता है। वो दूसरी परीक्षा का सामना करने के लिए जाते हैं। एक धोखेबाज छात्र को कठोर सबक मिलता है। राजा के साथ छेड़छाड़ करने पर उसकी उंगलियां काट दी जाती हैं, लेकिन उसे खुश होना चाहिए कि राजा ने उसके तीसरे पैर को निशाना नहीं बनाया। एआई एक स्कूल गर्ल की तरह रोती है और यागिरी को बुलाने के लिए सीन को दोष देती है। डेमन लूट से रोता है, इस बात से चिंतित है कि यागिरी सिर्फ एक विचार से लोगों को मार सकता है। वो राजा की छोटी बहन को रिहा करने का फैसला करते हैं, जो उनसे भी ज़्यादा पागल है। इसी दौरान दनारा के सहपाठी उसे जिंदा देखकर चौंक जाते हैं। हेलारिस दिव्य राजा का स्वागत करती है और अंधेरे के राजा की हार के बारे में पूछती है। एक चाबी के बारे में पूछने पर दिव्य राजा अनजान लगती है, तो हेलारिस उसे एक अजीब से रिमोट क्रॉस से लकवा मार देती है। उनके सहपाठी इस बात का कोई अपराध बोध महसूस नहीं करते कि उन्होंने उन्हें चारा के रूप में इस्तेमाल किया। उनका कहना है कि वैसे भी वो बेकार के लोग थे जो सिर्फ सांस लेते थे। यागिरी का सहपाठी फुकाई बताता है कि वह गुप्त रूप से यागिरी को एक ऐसे आंख से देख रहा था जो अलौकिक चीज़ों को देख सकता है, लेकिन इस दुनिया में आने के बाद से उस आंख की शक्ति खत्म हो गई है। रियोको और कैरोल यागिरी से माफ़ी मांगते हैं और खुद को संगठन के लिए जासूस के रूप में प्रकट करते हैं। आखिर में रियोको और कैरोल यागिरी और दनारा साथ काम करने का फैसला करते हैं। इसी दौरान लड़कियां रिक और लड़कों के साथ इकट्ठी होती हैं। डेविड कई राक्षसों को हरा देता है। डेमन लूट के साथ शहर में भटकता है राजा की बहन को खोजने के लिए। यूपीमिया जंगल में पुनर्जीवित लेन का सामना करती है, जो एक कमज़ोर सी दिखती है। पहले वो एक सिरफिरी माँ थी, अब वो एक साधारण सी 3 साल की बच्ची लगती है। लोग यागिरी के बारे में बुरा बुरा बोलते हैं। तभी अयाका आती है और एक आदमी की जमकर पिटाई करती है। वो बाकी लोगों को भी सबक सिखाने की बात करती है। सीन डेमन से मिलती है, जो उसे देखते ही भागने की कोशिश करता है। ये दर्शाता है कि कितना भी हॉट आदमी हो, वो औरतों से डरता है। उनके सहपाठी एक दूसरे को अंडरवर्ल्ड में अपनी प्रगति के बारे में बताते हैं। वो छठे तल पर पहुंच चुके हैं और लगभग अपने लक्ष्य के करीब हैं, जो कि 7वां तल है, जहां अंधेरे का राजा रहता है। हालांकि हारुतो सीन से समय सीमा बढ़ाने के लिए कहता है। सीन मान जाती है, लेकिन सिर्फ इस शर्त पर कि वो यागिरी से छुटकारा पाले। ब्याका रयोना से लड़ रही है, जो खुद को सबसे मजबूत मानती है, लेकिन उसकी क्षमताएं शाही सील से कम हो गई हैं। लूट और डेमन राजा की बहन की तलाश करते हैं, लेकिन उससे पहले ही वो सामने आ जाती है। वो एक प्यारी सी हेलो किटी वाली लड़की की तरह दिखती है, जो रिबन पहनती है। हमेशा की तरह बेकार घूमने वाला यागिरी फिर से लेटा हुआ है। वो दनारा को बताता है कि बाहर जाने पर उस पर हमला हुआ था। यागिरी का बेकार घूमना और हमेशा शिकायत करना जारी रहता है। वहीं दूसरी तरफ माना अपने कमरे की चाबी ढूंढ लेती है, जहां उसका भाई उसे कैद करके रखता था। अयाका सील को हटाने के लिए राजा के कमरे पर हमला करती है, जो लोगों की क्षमताओं को कमज़ोर कर देता है। जबकि माना डेमन को वो बच्चे दिखाती है जो उसने अपने भाई को मारने के बाद पैदा किए थे। लूट समझाता है कि वो सिर्फ उसकी कल्पना है। राजा को मारने के बाद अयाका फिर से रियोना से भिड़ती है और उसे हरा देती है। दूसरी तरफ यागिरी और दनारा टहलने निकलते हैं, तभी उनकी पर हमला हो जाता है, लेकिन यागिरी और मकामोक संकेतों को भांप लेते हैं और हमलावर को पकड़ने में सफल हो जाते हैं। हालांकि उनकी कोशिशों में एक लाल बालों वाला व्यक्ति बाधा डाल देता है, जो हमलावर की मदद करने आता है। इसी दौरान हारुतो एक मोटे हारे हुए लड़के की तरह, जो किसी ऑनलाइन लड़की के दीवाने जैसा है, पर्दे के पीछे से यागिरी को देखता रहता है। लूट डेमन को एक महत्वपूर्ण चाबी रखने की सलाह देता है। यहूदी रोबोट को देखकर गुस्से में आकर यागिरी तुरंत उस हमलावर को खत्म कर देता है। कहीं और माना डेमन से एक सील खोलने के लिए विनती करती है, जबकि यागिरी रोबोट बनाने वाली अंजू के बारे में बताता है। दूसरी तरफ अयाका लगातार 8 सहपाठियों को मारती है। वो खास लोगों को निशाना बनाती है, जिससे बाकी लोग अंडरवर्ल्ड में शरण लेने का विचार करने लगते हैं। लूट माना को उसके भाई की मौत की खबर देता है, जबकि डेमन लूट की सुरक्षा के लिए माना से सौदेबाजी करता है और उसकी शर्तों को एक अजीब तरीके से मान लेता है। सहपाठी पार्टी करते हैं, जबकि यागिरी एक हारे हुए अकेले व्यक्ति की तरह महसूस करता है और गेम खेलता है। हालांकि जब वो डेविड को एक चट्टान के किनारे के पास देखता है, तो वो उसकी मदद करने के लिए दौड़ता है, क्योंकि तनाव बढ़ जाता है। आर्शी घोषणा करता है
कि उन्हें अर्श का दर्जा पाने के लिए आपस में लड़ना होगा। बाकी सब गड़बड़ी को छोड़कर यागिरी और डेविड खुद को चट्टान के किनारे से गिरते हुए पाते हैं। यूपीमिया अपनी बहन थियोडीशा से मिलती है, जिसने अभी अभी अपने साथियों को बचाने के लिए डाकुओं के एक समूह को हराया है। सीन कहती है कि उनके पास एक दूसरे पर अराजकता फैलाने या उन्हें मारने के लिए सिर्फ 1 घंटा है और आखिरी खड़ा रहने वाला व्यक्ति जीतेगा। यागिरी ओसाका के नैतिकता के बारे में कहे गए शब्दों को याद करता है और ये समझता है कि नैतिकता जानवरों पर लागू नहीं होती है और उन्हें अपने नियम खुद बनाने होंगे। अचानक वो खुद को एक अजीब से अलादीन थीम वाली कार्टून दुनिया में पाते हैं। माना डेमन की शक्ल से घृणा महसूस करती है और उसे जाने के लिए कहती है। वो जन्म देने की तैयारी में है और उसका शरीर फैलने लगता है। बुफेमिया अपनी बहन को बताती है कि वो मूल रक्त बन गई है और वो यागिरी से मिलने के लिए राजधानी की तरफ जाती है। डेमन की यागिरी से मुलाकात होती है, जो उसे डेविड को ले जाने में मदद करने के बदले में सुरक्षा देता है। वो छठे तल की तरफ जाते हैं। इसी बीच सहपाठी अपने हमलों की योजना बनाने लगते हैं, जबकि दनारा उनसे छिप जाती है। यागिरी अपने एक सहपाठी को अपने ही अंदाज में लिफ्ट के पीछे ख़त्म कर देता है, जबकि समूह मई पर सोते समय हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपनी बिल्ली जैसी ताकत ग्रेस का इस्तेमाल करके उसे चकमा देती है। इसके बाद मई दूसरों को निशाना बनाने की कोशिश करती है, लेकिन असफल हो जाती है। यागिरी अपनी शक्ति को ख़त्म कर देता है और दनारा की तरफ जाता है। सहपाठी आपस में लड़ते रहते हैं। रोमी को भूत भेजकर दनारा की लोकेशन का पता लगा लेती है। वो अपने संरक्षक परी का खुलासा करती है, जो एक डिज्नी राजकुमारी जैसी दिखती है। वहीं मकामोक एक बदसूरत भूत के रूप में प्रकट होती है, जिसके चेहरे पर अजीब मेकअप होता है। रोमी को मकामोक को अपने शरीर में प्रवेश करने के लिए मजबूर करती है और दनारा के सूट को नुकसान पहुंचाती है। यागिरी वहां पहुंचता है और डेमन को बेहोश कर देता है ताकि उसे दनारा का शरीर न देखना पड़े। वो दनारा को ढक लेता है, जबकि सहपाठी आपस में उस पर नियंत्रण पाने की कोशिश कर रहे होते हैं। माना का शरीर उन्हें खाने की कोशिश करता है या मिको शक्ति इकट्ठी करने की कोशिश करती है, लेकिन यागिरी हस्तक्षेप करता है और उसे ख़त्म कर देता है। दनारा कुछ सहपाठियों को जिंदा देखकर राहत महसूस करती है, लेकिन उनकी खुशी ज़्यादा देर नहीं रहती, क्योंकि अचानक एक धमाका होता है। धमाके से अय्याका का शरीर 60% नष्ट हो जाता है। बाकी के 40% सिर्फ उसका अहंकार है, जो ख़त्म नहीं हो सकता। वो तुरंत ड्रैगन हील का इस्तेमाल करती है और अपनी क्लोन योद्धा बना लेती है। ये औरत खुद से इतना प्यार करती है कि वो अपनी ही क्लोन बना लेती है, लेकिन ड्रैगन 5 बचे हुए लोगों को मारने के लिए जाता है। सिस्टम अय्याका को भागने के लिए कहता है, क्योंकि यागिरी बहुत ताकतवर है। ये पता चलता है कि अय्याका को मानवता परियोजना के लिए एक बैकअप योजना के रूप में बनाया गया था। अगर यागिरी पूरी मानव जाति को ख़त्म कर दे, फिर इंसानों द्वारा छोड़े जाने के बाद एक बैकअप होने की कल्पना करो। यागिरी शत्रुतापूर्ण इरादे से उसके पास आने पर जल्दी से अय्याका का खात्मा कर देता है। वो इलाका छोड़ने का फैसला करते हैं। सियान यागिरी का सामना करती है, जो उस पर हमला करता है और धीरे धीरे उसके बचाव को कमज़ोर कर देता है। सियान अपने महल में वापस जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो देखती है कि यागिरी उसके दूत को घायल कर देता है, इसलिए वो सहयोग करने का फैसला करती है। वो बताती है कि उन्हें असली दुनिया में वापस कैसे जाना है ये उसे नहीं पता, क्योंकि उनका कनेक्शन टूट गया है, जिससे उन्हें इस दुनिया में पूरी ताकत मिली। सियान यागिरी को वापसी के लिए ज़रूरी मूल दुनिया के निर्देशांक और दार्शनिक पत्थर फिलोसोफर्स स्टोन देती है, लेकिन अपने महल वापस जाने से पहले ही सियान को माना अपने भाई को ताकत देने के लिए खा लेती है। माना अपने पूरे गुस्से को दिखाते हुए पूरे शहर को अपने मांस से ढक लेती है और यागिरी को निशाना बनाती है, लेकिन वो उसे कुछ ही पलों में ख़त्म कर देता है। हर कोई उड़ने वाली नाव पर सवार होकर निकल जाता है। मकामोक दनारा को एक चिकना उड़ने वाला सूट पहनाती है, जो उसे खलनायिका जैसा लुक देता है। यागिरी दनारा की गोद में आराम से लेट जाता है और अपनी माँ की यादों को ताज़ा करता है। डेमन अपनी यात्रा पर निकल जाता है, अपना हरम बनाने के सपने को पूरा करने के लिए। तो क्या आप सोचते हैं कि डेमन अपने सपने को पूरा कर पाएगा?